आज की क्लास गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कल हमने कई चीजें पढ़ी थी, देखी थी, और उसके बाद आज उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ एक्रीडिएशन, जो आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया जो होनी चाहिए, उसके बारे में हमने बात किया था। तीन चीज़ों का पॉलिसी मेकिंग होता है, जो पॉलिसी बनाते हैं, फिर रेगुलेशन होता है जो उसे चलाते हैं, एक्रीडिएशन होता है जो जांच करते हैं कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वह जो रूल रेगुलेशन और जो एक पैमाना तैयार किया गया है उसके आधार पर सही तरीके से वर्क कर रही है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और इसमें हमने अच्छे से स्टडी किया था। तो आइए उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज टू। गुरुकुल का जो पर्पस था है वो क्या है? तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है और आप लोग आराम से आंसर कर सकते हैं, तो सभी लोग करेंगे। यहाँ पर क्या है? प्रमोट इक्वालिटी एंड एक्सीलेंस, बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सर देखेंगे। वॉइस बहुत कम आ यहाँ रही पर है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो सर आवाज प्रॉपर आ रही है। आ रही है सर सर, आ फंस रही है। फंस के आ रही है आपकी आवाज। कम आ रही थी। अच्छा, चलिए मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। हेलो, अब आवाज कैसी है? सर सही है, अब सही है। सर सही है। ओके। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर कहीं भी देखिए, अभी हम लोग थोड़ा स्पीड में भी रहेंगे, तो अगर मैं आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप जरूर पूछ लें। अदर ऑप्शंस को लेकर के या कुछ भी और को लेकर के अगर कोई भी कंफ्यूजन माइंड में हो तो जरूर पूछेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट पर बहुत देर तक रहना के टाइम हमारे पास है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। तो आइए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। द मेथड्स ऑफ लर्निंग इन हायर एजुकेशन इन इंडिया इन द पास्ट कंसिस्टेड ऑफ। यानी कि पहले जो सिस्टम था हायर एजुकेशन का इंडिया में, पहले, आज की बात नहीं हो रही है, तो वो मेथड क्या था, किस तरीके से वो वर्क करते थे, किस तरीके से आपको एजुकेशन देते थे। बहुत बढ़िया, सभी लोग का सही है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले जो क्या होता था, मेमोराइजेशन वो करते थे, क्रिटिकल एनालिसिस वो करते थे, और स्टोरी टेलिंग, ये तीन मेथड जो थे वो यूज करते थे। यानी कि आपको कुछ भी बोला जा रहा है और आपको उसको मेमोराइज कर लेना है और उसके ऊपर चिंतन करना है, जिसे आप क्रिटिकल एनालिसिस कहते हो, और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से भी आपको ज्ञान दिया जाता था। तो जैसे पहला ऑप्शन में सेमिनार हो गया, तो ये सारी चीजें उस टाइम अवेलेबल ही नहीं थी, इन सब चीजों की कोई बात ही नहीं थी। ओरल रिपोर्ट हो गया या असाइनमेंट राइटिंग, ये सब राइटिंग की कोई बात थी ही नहीं। तो ये सारे ऑप्शन है, यूं ही चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एरा गिवन बिलो हायर एजुकेशन इन इंडिया गॉट अ सेटबैक। यहाँ पर क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि किस एरा में, किस युग में हायर एजुकेशन जो है इंडिया में वह वास्तव में मतलब समस्या जो सेटबैक, यानी कि समाप्त हो जाने एक तरह से, यानी कि उसमें समस्या प्रारंभ हो गई और सारी चीजें समाप्त हुई। तो व्हाट विल बी द आंसर? पोस्ट इंडिपेंडेंस, लोग कुछ इस पे भी कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपको समझने की बात है कि जो हमारे ब्रिटिश आए थे
उस समय जो चीजें थी हायर एजुकेशन में, वह बहुत सारी चीजें ऑलरेडी ये हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद जैसे इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब वो आए थे तो हम जैसे कि अंधविश्वासी उस टाइम ज्यादा थे, जिसका वो फायदा उठा पाए, क्योंकि हम उन चीजों को फॉलो तो कर रहे थे, लेकिन वो क्यों फॉलो किया जा रहा है, जैसे हमारी ट्रेंड्स थे या हमारे जो भी चीजें थे, उन चीजों को फॉलो करने के पीछे रीजन क्या है, क्या उद्देश्य है, और उस का क्या क्या महत्व है, वो सारी चीजें हमारे सामने क्लियर नहीं थी। और उसके पीछे क्या था कि जब अगर आप नालंदा यूनिवर्सिटी या तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तो वो बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था। और वो कब समाप्त हुआ था, उन सबका इन्वेजन कब हुआ था, किस काल में हुआ था, तो मुगल, जो मुगल हमारे थे, उनके टाइम में ये सारी समस्याएं पैदा हुई थी। बुद्धिस्ट के टाइम में ये समस्याएं पैदा नहीं हुई थी। उस टाइम अंधविश्वास आना शुरू हुआ था, लेकिन उस टाइम फिर से एजुकेशन सिस्टम को और अच्छे से बाद में बनाया गया था। तो वहां पर जो है वो समय समाप्त नहीं हुआ था। जो मेन समस्या आई है हायर एजुकेशन में इंडिया की, वह है मुगल एरा। मुगल एरा में ये समस्या आई थी। तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। उसी टाइम ज्यादातर यूनिवर्सिटीज और सभी को तबाह किया गया था, सभी चीजों को समाप्त किया गया था। तो इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर आपको हायर एजुकेशन में उस टाइम हालांकि बौद्धिक फिलोसफी ज्यादा फॉलो किया जाता था, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हमारे जो ट्रेंड था, एजुकेशन सिस्टम था, वो कब समाप्त हुआ, जो एंशंट था, तो वो मुगल एरिया। तो इस बात का। हेलो, अभी भी मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर आवाज तो आ रही है, साफ साफ आ आ रही रही है है। सर। इसका आंसर क्लियर नहीं हो रहा सर अभी भी, क्या आप थ्री ऑप्शन कहना चाह रहे हो? हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो सर मुगल, हाँ, क्वेश्चन में ये क्या ये थोड़ी पूछा है सर, सेट वापस मिला। सेट बैक का मतलब होता है कि कब उसे पूरी तरीके से समाप्त हो गया वो, यानी कि वो उस पे समस्या पैदा हुई। तो इसका एग्जैक्ट अगर हिंदी की बात करें तो इसका देखना पड़ेगा मेरे को कि एग्जैक्ट हिंदी क्या है, लेकिन सेटबैक का मतलब होता है कि जो चीजें चल रही हैं वह उस तरीके से चली नहीं। वो मतलब उसमें समस्या आना शुरू हो गई, उसमें रोकथाम आ गया, उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, बाधा आ गई। तो वो कब से आनी शुरू हुई, तो वो मुगल काल से ही आनी शुरू हुई थी। ब्रिटिश तो उसका फायदा उठाए थे। उन्होंने देखा है कि अब सारी चीजें आपकी समाप्ति ही हो रही हैं, तो उन्होंने वहां पर अपने एजुकेशन के चीज जैसे है लालच और इन सारी चीजों को दिया उन्होंने। तो हमारा क्या था कि हम उन चीजों को समझ नहीं पाए कि ये सारी चीजें क्यों वो कर रहे हैं। और जब फिर आप बाद में फिर जो बाद में आप वहां जाकर नॉलेज लेना शुरू किए, जैसे ब्रिटेन और हर जगह उनके नॉलेज, तब फिर आप इन चीजों को समझ पाए कि ये पूरी की पूरी इनकी एक पॉलिसी है, ये पूरे का पूरा इनका एक बिजनेस सिस्टम है कि उन्होंने पहले लायसेंस दिया, ये सारी चीजें किए, तब हमारे लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई। तो प्रॉब्लम क्या था कि उससे पहले ही हमारा एजुकेशन सिस्टम जो था वह समाप्त हो गया था। ऐसा मतलब एजुकेशन सिस्टम एक्चुअल में उस टाइम कोई रियल अच्छा जो सिस्टम ही नहीं था अंग्रेजों के टाइम में। तो समस्या वहीं पैदा हुई, क्योंकि जब जिस चीज की आधार ही बहुत खोखली, तो उसे बहुत आराम से हटाया जा सकता है। तो उन्होंने फिर उसे आराम से तोड़ा और आराम से फिर अपनी चीजों को वहां पर पुटअप किया। तो एजुकेशन सिस्टम में जो रियल प्रॉब्लम आया था वह किस टाइम में आया है, तो वह मुगल एरा में है। उस टाइम जो है, जो भी नष्ट किए गए यूनिवर्सिटीज हमारे और बहुत सारे, तो वो उस टाइम हुआ है नष्ट। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जब नष्ट हुआ तभी तो उसके बाद, यानी कि उसके बाद ऑटोमेटिकली सारी चीजें उस व्यवस्था के साथ नहीं प्रेजेंट हो पाई, नॉलेज उस व्यवस्था के साथ प्रेजेंट नहीं हो पाई कि आप उन चीजों को और डीप में समझ सको। तो लोगों का जो स्तर था वो गिरना शुरू हो गया वहां से। और उसके बाद फिर केवल अंधविश्वास और इन्हीं रूपों में हम उसे फॉलो किए, या फिर एक ट्रेंड आ रहा बस उस रूप में हम फॉलो करना शुरू किए। तो ये चीजें हमारी समस्या के रूप में हमारे सामने पैदा हुई। तो इन चीजों को देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5।
क्वेश्चन नंबर 5 को सभी लोग देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ नेसेसरी कंपोनेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम इंडिया में जो है पारंपरिक, जिसे आप शिक्षा प्रणाली कहते हो, तो उसका कौन सा मुख्य कंपोनेंट है, घटक जिसे आप कहते हो? ये बहुत इजी है मेरे ख्याल से। इसमें कंफ्यूजन बहुत हो रहा है आप लोग को। मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। मुख्य घटक जो है, उस टाइम अगर सही से बात किया जाए तो लर्निंग फ्रॉम बुक्स या थिंकिंग, लर्निंग फ्रॉम थिंकिंग, लर्निंग फ्रॉम द टीचर, लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो देखिए, बुक्स और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की तो बात ही हट जाएगी। ये दो चीज उतना सही तरीके से अवेलेबल नहीं था हमारे पास। जो मेन जो हमारा कंपोनेंट था वो ये नहीं थे। हमारे मेन कंपोनेंट क्या थे? तो गुरु होता था। गुरु ही होता था जो शिक्षा को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाता था। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जो सबसे नेसेसरी कंपोनेंट, नेसेसरी कहा गया है, थिंकिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको पहले कोई बताने वाला तो हो, तब तो आप थिंकिंग करोगे। तो सबसे नेसेसरी कंपोनेंट जो था हमारे एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, वो था टीचर, वो थे गुरु। अगर गुरु है तो आपका एजुकेशन सही चल रहा है, अगर नहीं है तो दिक्कत है। तो उस पे आपका सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वह है लर्निंग फ्रॉम टीचर्स। तो यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि ये उस तरीके से सोचा गया है, लेकिन नेसेसरी कंपोनेंट, ये जो बात लिखी हुई है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और इसी तरीके से आपको माइंड मेकअप, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करवाने का उद्देश्य यही होता है कि आपका माइंड मेकअप सही से हो सके, आप समझ सके कि क्वेश्चन में एक्चुअली आता क्या है और किस तरीके से चीजें चल रही है। हम बहुत चीजें पढ़ जाते हैं लेकिन उसके बाद हमें वो चीजें क्लियर नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन से आपकी चीजें और बेहतर क्लियर हो रही होंगी। तो यहाँ पे लर्निंग फ्रॉम द टीचर इज द सबसे नेसेसरी कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटीज द कल्चर एंड सिविलाइजेशन of Tibet was built mainly through the writings of the scholars? तो ये तो आपको करवाया हुआ है। बहुत बढ़िया है कि इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन अभी तक दिखा नहीं। तो बहुत बढ़िया, यानी आपको अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और जो चीजें आपको सोच के ऊपर होंगी तो वहां पे हो सकती थोड़ी मोड़ी प्लस माइनस, तो उसको और अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे तो सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। विक्रमशिला, यहाँ पर हमने देखा भी था, जो आपका पीडीएफ दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं, विक्रमशिला में वहां लिखा हुआ है कि तिब्बत कल्चर का जो एक्चुअली प्रारंभ हुआ और पूरी जो संस्कृति बनी वो विक्रमशिला के ही हेल्प से बनी है। तो कह सकते हैं कि मतलब वहां पे वो नीचे का जो सबसे कॉलम है उसमें वहां पे वो चीजें लिखी हुई हैं। तो ये चीजें आपके आई हुई हैं क्वेश्चन में। अब यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे। इन विच ईयर द मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी गॉट एस्टैब्लिश? किस ईयर में मॉडर्न इंडियन यूनिवर्सिटी एस्टैबल हुआ था इंडिया में? तो बिल्कुल ये 18वीं सदी का बात है। और 18वीं नहीं इसे बोलेंगे, शायद 19वीं बोलेंगे। लेकिन जो बात है वो क्या है कि 1850 से, यानी 1800 समथिंग में है ये। और जो 19 की जो भी बातें हो रही हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगी। 19 वाली चीजें तो बाद में आई और वहां पे उसमें और मॉडिफिकेशन करके उन्होंने और अच्छे से स्टेबल किया उसे। लेकिन जो शुरुआत हुआ था वो यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का तो शुरुआत उससे भी पहले हो गया था। आप वहां पर दो कॉलेज जो आपका है, सबसे पहला मेरे ख्याल से क्या नाम है, सबसे फर्स्ट कॉलेज का नाम क्या है? प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज वो पहले ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो कॉलेज था। यूनिवर्सिटी की बात हो रही है तो वो 1857 में स्टार्ट हुई है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। हाँ, 1817 में प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो
कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इन दोनों का ध्यान रखें। यूनिवर्सिटी 1857, और इस टाइम 4 यूनिवर्सिटी का स्टार्ट किया गया था, 4 जो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे थी। और उसके साथ साथ आपको आगे, यानी आगे के क्वेश्चन में वो चीजें और भी आपको क्लियर हो जाएंगी। ये है सर क्वेश्चन। 3 सर 3। हाँ सॉरी, 3 का हुआ था, 3 का हुआ था, 4 का नहीं हुआ था, 3 का। ओके गुड, 3 का हुआ था। तो वो जो 3 यूनिवर्सिटी थी, वो 3 यहाँ पे दी हुई हैं, और एक जो है वो नहीं है। तो वो आपको अब बताना है कि कहाँ पर वो यूनिवर्सिटी नहीं हुई थी। तो बिल्कुल सही हो आप, दिल्ली में। जो हमारे 4 अभी हैं उसमें से 3 जगह पे हैं, जो 4 मेन सिटी आते हैं, उसमें 3 में आपका क्या है, वो यूनिवर्सिटी डेवलप एस्टैब्लिश की गई थी। लेकिन जो हमारा अभी कैपिटल बाद में बना दिल्ली, वहां पर कोई यूनिवर्सिटी उस टाइम एस्टैब्लिश नहीं की गई थी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कलकत्ता, बॉम्बे, कलकत्ता जो कि कोलकाता जो हो चुका है, बॉम्बे जो मुंबई हो चुकी है, और मद्रास जो चेन्नई हो चुकी है, इन जगहों पे हुई थी। तो ये ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया, आप लोग को सारी चीजें ध्यान में है। क्वेश्चन नंबर 3। During which year the present system of affiliation of college to the universities was introduced in India? किस साल जो है कॉलेज टू द यूनिवर्सिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी कि एफिलिएशन जो शुरू हुआ यूनिवर्सिटी के थ्रू कॉलेजेस का। अभी क्या होता है कि एफिलिएट होते हैं, कई कॉलेज होते हैं, जो एक यूनिवर्सिटी होती है वो कई कॉलेज को अपने अंडर में रखी हुई रहती है। तो वो क्या होते हैं, उनसे एफिलिएट एक्चुअली होते हैं। और वो एफिलिएशन का मतलब कि उस कॉलेज में जो डिग्री मिलेगी, वो उस पर नाम किसका, उस यूनिवर्सिटी का ही नाम होगा। तो इस तरीके की चीज स्टार्ट कब हुई, तो यूनिवर्सिटी नाम जब आया, इसका मतलब ये कि उस टाइम ही वो स्टार्ट हो चुकी थी, और वो क्या हुई थी, 1857। तो 1857 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टाइम यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, एफिलिएशन स्टार्ट हुई, और इन चीजों का आप ध्यान में रखिए। तो आइए अब हम लोग एक एक करके सारे यूनिवर्सिटी में, जो कि आपका थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन था भी, वो सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी, और अच्छे से आपको और चीजें पता चलेंगी। और अगर और ज्यादा नॉलेज चाहिए तो इवन आप उस पर रिसर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो यहाँ पे रखी हुई। स्टेट यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, एस्टैब्लिश अंडर द स्टेट एक्ट, स्पेशली द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट। ये जो है, इस एक्ट के हेल्प से स्टेट यूनिवर्सिटीज का क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है, जो पूरा स्टेट यूनिवर्सिटीज आपकी चल रही हैं। अब वो एक्ट कौन सा है, यूजीसी एक्ट ऑफ 1956। इट कम्स अंडर 12B। तो यूजीसी का जो एक्ट है 1956, उसके 12B में ये, उसके हेल्प से, उसके थ्रू स्टेट यूनिवर्सिटीज को स्टार्ट किया गया। और ये जो स्टेट यूनिवर्सिटीज आपका हर स्टेट में है, बहुत ज्यादा है, मेजर बल्क ऑफ यूनिवर्सिटीज। क्यों, क्योंकि हर एक स्टेट की बात हो रही है। तो आपके स्टेट, एक 28 स्टेट हैं, उसके बाद हर स्टेट में अपनी कई यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज होते हैं। और स्टेट यूनिवर्सिटीज फंडेड और ऑपरेटेड किसके द्वारा होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होती हैं। और इसका जो मेन हेड जो बिल्कुल कहलाते हैं, वो कौन होते हैं, हमारे जो इन्हें, मतलब आप स्टेट यूनिवर्सिटीज जो होते हैं, आपको जो भी, क्या आपको पता है उसके हेड कौन कहलाते हैं, राज्यपाल। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत बढ़िया। तो जो हमारे राज्यपाल, जो गवर्नर होते हैं, वही इसके हेड होते हैं। तो उनके ही देख रेख में ये सारी चीजें चलती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। अब इसके बाद आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जैसा कि हमने बात किया था कि ये एफिलिएटेड नहीं होते हैं, एफिलिएटेड होते हैं लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होते हैं एफिलिएटेड। ये मतलब यूजीसी से, ये किसी यूनिवर्सिटी के हेल्प से और उसकी ही डिग्री को एक्चुअली ये देते हैं। इनका अपना कोई ये नहीं है। ये जैसे हमने
एक अपना निजी यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसे सेंटर के द्वारा अप्रूव नहीं मिला है। तो अभी जब अप्रूव नहीं मिलता तो वो किसके लेवल से, किसके हेल्प से अपने यहाँ सारी चीजें कोर्स डिजाइन करते हैं, तो वो या तो सेंट्रल लेवल की कॉलेजेस से अप्रूव करते हैं अपने आप को, या फिर स्टेट लेवल की कॉलेज से अप्रूव करते हैं। और उसके बाद फिर वो सारी चीजें जो भी है वो सारी चीजें वो गिवन दे सकते हैं और डिग्रीज उन वो वहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि कई जगहों पे जैसे कि आप डिप्लोमा की जहाँ जहाँ आप बात करते हो, डिप्लोमा जो होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो ये सारी जो डिग्री हैं वो ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में डिग्री डिप्लोमा नाम से ही दिया जाता है। जो एग्जैक्ट जो डिग्री होता है पोस्ट ग्रेजुएट, वो डिग्री आपको क्या कहते हैं, आपको जो मेन यूनिवर्सिटी होता है इन जनरल वहीं से दी जाती है। तो जो डिप्लोमा वाली चीजें होती हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज करती हैं। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर डिप्लोमा आप दे रहे हो, यानी कि एक होता है वो इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट ही है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर आप दे रहे हो तो आप नेट या फिर जेआरएफ को के लिए मतलब एप्लीकेबल नहीं होते हैं, आप उस फॉर्म को रजिस्टर नहीं कर सकते, उसको दे नहीं सकते। तो ये सारी समस्याएं आती हैं, जबकि उनमें आपको ड्यूरेशन और टाइम उतना देना होता है। तो अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या है कि दे शुड बी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और दीज यूनिवर्सिटीज ग्रांट्स डिग्री अंडर द यूजीसी एक्ट ऑफ सेक्शन 22। और सारे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज स्टेट हैं, तो ये सारी जो बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट है और इसे आप ऑनलाइन आराम से सर्च कर सकते हो, लेकिन यूजीसी के ही साइट पर सर्च करें क्योंकि वहां पर ही एग्जैक्ट जो डाटा होता है वो रिलायबल होता है पूरी तरीके से, तो वो ध्यान रखेंगे। और इसके बाद आता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज जो होती हैं, कल हमने जो पिछले क्लास में बात किया था, आईटीज जो है वो डीम्ड टू बी नहीं है। आईटीज डीम्ड टू बी से थोड़ा सा डिफरेंट है और एक्चुअली आईटी को यूनिवर्सिटीज के अंदर ही नहीं रखा गया है। तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज जो है वो क्या है, आईटी को क्या रखा गया है, CFTI। ये एक स्पेशल, मुझे भी ये पता नहीं था, मैंने वो देखा कि वो CFTI के अंतर्गत में आईटी का निर्माण किया गया है। यानी कि इसमें होता क्या है, डिफरेंस क्या है डीम्ड में और CFTI के अंतर्गत, जो एक तो सबसे पहले ये यूनिवर्सिटीज नहीं है, एक तरह से ये कॉलेजेस के रूप में और ये सेंटर के द्वारा ये चलाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, उसी के द्वारा ये फंडेड होती हैं। और इसमें जो फी और सारी चीजें जो डिजाइन करता है, फी स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टूडेंट क्या फी देंगे और क्या सारी चीजें हैं, तो वो जो डिजाइन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो MHRD के अंतर्गत होता है। तो ये एक अलग से बनाया गया है जो एक्चुअली में डीम्ड के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन ये डीम्ड की तरह ही सारी वर्क करती हैं। इसमें डीम्ड में और CFTI के यानी कि आईटीज में डिफरेंस केवल क्या है कि आपको जो फी है या जो रेगुलेशन है, फी का रेगुलेशन वो MHRD करती है और उसके तय करती है। लेकिन उसके अलावा सारी चीजें इसके डीम्ड की ही तरह होती हैं। डीम्ड की तरह होने का मतलब इनका एक अपना पूरा का पूरा पैनल होता है। CFTI का कंट्रोल सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, CFTI होता है सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो टेक्निकल के लिए स्पेशल अलग से ही बनाया गया है। तो ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आते हैं, इसे हम जनरली यूनिवर्सिटी से इनके रूप में नहीं देखेंगे, टेक्निकल इंस्टीट्यूट के रूप में अलग से इसको डिजाइन किया गया है। तो इसलिए ये मैंने बता दिया क्योंकि ये चीज ठीक है या अलग है यूनिवर्सिटीज के पार्ट से। तो इसके बाद जो है जो डीम्ड और इसमें क्या डिफरेंस हमने देखा कि डीम्ड जो है फी जो है सारा क्राइटेरिया, ये डीम्ड का वो फी भी खुद ही डिसाइड करते हैं डीम्ड में, लेकिन यहाँ पे जो फी है वो MHRD करता है डिसाइड। इसके अलावा जितने भी रूल रेगुलेशन डीम्ड में हैं उसी तरीके से CFTI वाले में है।
कहने का क्या मतलब है, इनका अपना ही एजुकेशन पूरा हब होगा और किस तरीके से किन्हें डिग्री देना है, किस पॉइंटर कैसे सेट करना है, मार्क्स का किस बेसिस पे देना है, ये सारी चीजें जो हैं वो अपना खुद ही सेट करते हैं दोनों ही केस में, चाहे वो डीम्ड हो चाहे वो CFTI यानी कि सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो। तो डीम्ड की तरह सब चीज है, केवल एक चीज डिफरेंस है फी का, बाद बाकी ये सारी चीजें। तो अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो है, डीम्ड टू बी या डीम्ड यूनिवर्सिटीज, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या की जाती हैं, सारी चीजें जो है उन्हें पूरी तरीके से मान्यता, एक पूरा का पूरा पैनल बैठा करके और उन्हें पूरी मान्यता दी जाती है, उन्हें यूनिवर्सिटी का पूरा स्टेटस दिया जाता है। और सबसे पहला, हाँ, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सबसे पहला जो है वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है वो है IISc बेंगलुरु। आपने नाम सुना होगा, अभी प्रेजेंट टाइम में वन ऑफ द बेस्ट ये हमारा जो है यूनिवर्सिटी माना जाता है, जहां पर आपको रिसर्च ये सारी चीजें होती हैं। इवन अगर रिसर्च फील्ड में आपको जाना है, मैथमेटिक्स या साइंस के जो भी रिसर्च फील्ड में, तो उसके लिए IISc जो बेंगलुरु है वो वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा अच्छे जो टॉप जो JRF क्वालिफाइड होते हैं 1-2 उन्हें ही मिल पाता है। तो काफी ज्यादा बेहतर ये इंस्टीट्यूट है और इंडिया के लिए काफी अच्छा रिसर्च वर्क ये दे रहे हैं। साथ ही साथ जो होता है, फॉलोइंग आर द स्पेशल फीचर्स, तो जो फीचर्स हैं, डिजाइन देयर ओन सिलेबस और कोर्स वर्क, दोनों ही ये खुद डिजाइन करते हैं, और फ्रेम देयर गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडमिशन एंड फी, तो एडमिशन और फी को भी ये खुद ही फ्रेम करते हैं। और यहाँ पे CFTI में MHRD करता था, तो ये डिफरेंस है। दे कैन ग्रांट डिग्रीज, ये डिग्रीज अपने हिसाब से क्या कर सकते, दे सकते हैं। IIT में भी अपने हिसाब से सारी चीजें होती हैं, तो केवल ये सेकंड ऑप्शन जो है वो भी उससे डिफरेंट करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या है, इससे काफी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो वो ध्यान आप देंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो होता है, एक चांसलर ऑफ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इज इधर गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट। या तो वो भी, इसका भी चांसलर जो होता है या तो गवर्नर रहता है या हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इसके क्या आपको सेंट्रल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के चांसलर। तो ये आपका चूंकि सेंट्रल है तो सेंट्रल लेवल के जो होते हैं वो इसके चांसलर हैं, और जब आपका क्या कहते हैं स्टेट आता है तो स्टेट लेवल के इसके हेड होते हैं। तो इस तरीके से ये डिफाइन किया हुआ है। तो विश्व भारती ऑल्सो कॉल्ड शांति निकेतन इज द ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी वेयर प्राइम मिनिस्टर इज द चांसलर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं कि एकमात्र जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी की चांसलर प्राइम मिनिस्टर हैं वह है विश्व भारती। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बेयर, देखिए यहाँ पे ज्यादातर चीजें आपको ध्यान में रखने वाली ही चीजें अब आएंगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बेयर एस्टैब्लिश्ड अंडर UGC एक्ट 1956, और जो एक्ट है वो however under the Central Universities Act 2009 12 Central Universities were established। तो 2009 वाले के अंतर्गत 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया। तो सबसे पहले तो एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे हुआ, उसके बाद फिर एस्टैब्लिशमेंट 2009 के यूनिवर्सिटी एक्ट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 2009 में 12 और नए किए गए। तो टोटल कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो प्रेजेंट टाइम में इसकी संख्या शायद 14 या देखना पड़ेगा कितना है, तो वो आपको अभी आगे है, एक मैंने ऑनलाइन पे किया है, तो उसमें आपको दिखेगा कि वो कितनी संख्या में है, और इनका संख्या हमेशा चेंज होते रहता है, हर साल कुछ नए आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो इनको आप सर्च करना सीख लीजिए, जो UGC का होता है उसके ऊपर ही जाकर के आप सर्च कर सकते हो। वो सर्च करके भी मैं दिखा दूंगा किस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। तो उस सर्च के माध्यम से आपको हमेशा अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर एस्टैब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो एक्ट है उसके अंतर्गत इसको एस्टैब्लिश किया गया है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैव द अथॉरिटी टू डिजाइन देयर ओन सिलेबस। ओन सिलेबस ये अपना बना सकते हैं। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर भी इनका अपना खुद का होता है। प्रेसिडेंट इज द विजिटर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो ये तो ठीक है,
प्रेसिडेंट उसके विजिटर होते हैं, और ही ऑल्सो हैज द पावर टू नॉमिनेट फ्यू मेंबर्स इन एग्जीक्यूटिव कमिटी। एग्जीक्यूटिव कमिटी किसे कहते हैं? वैसी कमिटी जो हेड होता है, जो एग्जीक्यूशन करता है, डेली जो रूल होते हैं सारे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में चलती हैं, उससे जो मेंबर, उसके कुछ मेंबर को जो नॉमिनेट करने का पावर होता है वो किसके पास होता है? वो प्रेसिडेंट के पास होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट यानी कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स जिसे आप कहते हो, या जो सारे जो होते हैं उसमें भी कुछ मेंबर को प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। तो वाइस चांसलर जो होते हैं ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो सबसे हेड है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, जो सबसे हेड होता है वो एक्चुअली वाइस चांसलर ही होता है, और उसे ही नॉमिनेट कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आती है बात, चांसलर की बात आती है। तो देखिए, चांसलर और वाइस चांसलर ये दो, ऐसा नहीं कि चांसलर का वाइस बनाया गया। जो हमारे इंडिया में होते हैं, वाइस चांसलर ही एक्चुअल में यूनिवर्सिटी के हेड होते हैं। जो चांसलर वर्ड जो डिफाइन किया गया है वो एक्चुअली जो इंडिया में है वो कम ही जगहों पे ये चांसलर वर्ड चलता है। मुख्य रूप से जो हेड होते हैं वो वाइस चांसलर ही वर्ड के साथ और हेड होते हैं। और ये जो वाइस चांसलर हैं, ये जो वर्ड जो भी मतलब इंग्लिश जो अंग्रेजों ने जिनके जिनके ऊपर आपको किया है, क्या किया है, जो राज्य किया है, जो भी उनके अंडर में कभी रहे हैं, तो वो सभी जो अभी अब प्रेजेंट में स्वतंत्र हैं, जैसे इंडिया हो गए, तो उन सभी जगहों पर वाइस जो चांसलर होता है वही हेड होता है। और जो इनके अलावा अदर कंट्री में हैं वहां पर मुख्य रूप से चांसलर वर्ड का यूज किया जाता है। तो इंग्लैंड, जो अमेरिका, ये सॉरी, जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो जो रहे हैं वहां पे मुख्य रूप से वाइस चांसलर वर्ड ही हेड के रूप में आते हैं। और इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। अब हमारे जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय है तो वहां पर चांसलर और वाइस चांसलर दोनों हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से चांसलर वर्ड होना ही नहीं चाहिए, वाइस चांसलर वर्ड ही यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है वो वाइस चांसलर ही रूप में होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। तो नेक्स्ट जो आता है हमारा मेटा यूनिवर्सिटीज। तो मेटा यूनिवर्सिटीज जो होती है वो क्या है? मेटा यूनिवर्सिटीज वैसे यूनिवर्सिटीज हैं, अब हमने जो बात किया था कि कई, जैसे कि ये दो तरीके से लेकिन हो सकती हैं। एक दो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बीच में भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर एक ही यूनिवर्सिटी आपका, जैसे मान लीजिए देव संस्कृत विश्वविद्यालय एक प्रेजेंट है हरिद्वार में, और एक प्रेजेंट हो गया आपका न्यू खुल गया जैसे आपका किसी और जगह पे छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर अगर आप कोई कोर्स बीच में छोड़ रहे हैं, यानी कि एक साल आपने किया हरिद्वार में और उसके बाद वो इसी कोर्स को करने के लिए आप कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में। तो उनके बीच क्या है, एक बॉन्ड है कि वहां से कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर वहां किया हुआ है, यहाँ आकर डायरेक्ट सेकंड ईयर से स्टार्ट करके और उसको सेम ग्रेड और सेम तरीके से उसका पूरा का पूरा क्या किया जाएगा, गिवन दिया जाएगा, सारी चीजें वहां पे अवेलेबल होंगी। तो ये क्या कहलाएगी? मेटा यूनिवर्सिटीज। ये दो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी अवेलेबल होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसे आप DU कहते हो, और जामिया मिलिया इस्लामिया जो है, ये दोनों ही ज्वाइंट प्रोग्राम रनिंग कर रही हैं। किसके लिए? मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आप DU के स्टूडेंट हो और आपने एक साल यहाँ पर किया है, उसके बाद आप चाहते हो कि नहीं मैं जामिया इस्लामिया मिलिया इस्लामिया में करूँ आगे का अगले 2 साल, तो आप जामिया मिलिया इस्लामिया में भी जा करके आगे के 2 साल कंप्लीट करके, और अपने उसी जो डिग्री में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, डिग्री आपको वहां पर गिवन हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी कि उसका वैल्यू उतना ही होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो ये बहुत ही सही चीज है। जैसे IIT दिल्ली का ही होता है, IIT दिल्ली के लोग जा सकते हैं। आपको यहाँ पर BHU ने, सॉरी, ये एक और वहाँ पे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कई दंगे टाइप से कुछ हुए थे स्टूडेंट का, क्या नाम है, मेरे माइंड से वो नाम निकल रहा है, आपको याद है? JNU, सॉरी, AMU DNU थैंक यू, JNU। डेली होते हैं यहाँ पे तो सर। हाँ,
तो आईआईटी दिल्ली और जेएनयू के बीच भी इस तरीके का कुछ कोर्सेज को लेकर के पैचअप है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से आप कुछ कोर्स एक यूनिवर्सिटी में, कुछ कोर्स दूसरी यूनिवर्सिटी, ऐसे इंडिया में ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। आउटसाइड ऑफ इंडिया ये बहुत अच्छे से अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में कुछ जगहों पे है, कुछ जो उनके बीच बॉन्ड है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह क्या जा सकते हो, हर जगह आप नहीं जा सकते हो। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने सुना होगा देश संस्कृत विश्वविद्यालय से भी आउटसाइड ऑफ इंडिया गए थे कुछ स्टूडेंट एक सेमेस्टर करने के लिए, लेकिन बाद में उन्हें वैलिड नहीं किया गया। उसका एक समस्या उनके सामने प्रेजेंट आया, क्योंकि उन्होंने तो पैचअप किया, लेकिन वो गवर्नमेंट के द्वारा वो सारी चीजें एप्लीकेबल जो थी वो पूरी तरीके से नहीं थी, यानी गवर्नमेंट उस पर क्या कर सकती थी, बैन कर सकती थी। तो उन्हें जो भी स्टूडेंट 6 महीने के लिए बाहर गए भी थे, उन्हें दोबारा अपना यूनिवर्सिटी में आने के बाद सारी चीजें एग्जाम देना पड़ा था। वैसे स्टूडेंट मेरे अभी है नोन में, तो वो सारे एग्जाम को उन्हें फिर से आके देना पड़ा था, और उसके बाद फिर उन्हें डिग्री मिली थी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी ये यानी अभी मेटा हो नहीं पाई। ये मेटा बनने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पाई, और इधर जो है ये मेटा है। तो अगर गवर्नमेंट के द्वारा इनको जिस दिन पूरी तरीके से प्रोविजन मिल जाएगा वो सारी चीजें करने, और जो इंटर कंट्री में जो है वो सारी चीजें, तो उस दिन से ये भी फिर क्या हो जाएंगे, मेटा यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत ये दोनों आ जाएंगे। तो ये लगातार प्रोसेस जारी है, शायद फ्यूचर में ये सारी चीजें हो पाए। तो ये इम्पोर्टेंट है ये, लेकिन अच्छी चीज है। आप कुछ कोर्स यहाँ पे जैसे आज किए, और आने वाले समय में ये काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट होने वाली है। और कुछ कोर्स आप कहीं और जाके करना चाहते हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं। घुमंतु यानी कि कभी यहाँ कभी वहां जाना, उन्हें काफी अच्छा लगता है कि कुछ यहाँ सीखा कुछ वहां सीखा। तो वैसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है ये। मैं भी उन्हीं में से आता हूँ। मुझे भी काफी अच्छा लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज में जाऊँ और स्टडी करूँ, और कल्चर को जानूँ, देखूँ, समझूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो आप अपने सहूलियत के हिसाब से आने वाले टाइम में शायद आपको ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए। इवन पीएचडी डिग्री में भी ऐसी चीजें हैं, कुछ आउटसाइड इंडिया में तो नहीं है, आउटसाइड ऑफ इंडिया ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो काफी अच्छा होता है इससे, काफी जो आपका बैकग्राउंड और प्लेटफॉर्म बनता है वो काफी अच्छा बनता है। मेरा ही एक फ्रेंड है, वो अभी यूरोप में, फ्रांस में है, तो वो 2 जगह पे अभी तक यूनिवर्सिटीज में जा चुका है। यानी कि 1-2 साल दूसरी यूनिवर्सिटीज में रहा है, 1 साल दूसरी यूनिवर्सिटीज में रहा, और उसके बाद भी उसकी जो डिग्री है वो उसी तरीके से बनने वाली है। तो ये सारी चीजें अच्छी है, आपको घूमने का काफी अच्छा मौका मिल जाता है, और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी हो जाती है। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है मेटा यूनिवर्सिटीज हैं, तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद आते हैं इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर। अब ये क्या कैसे सेंटर्स होते हैं, ये एक ऐसे सेंटर होते हैं जैसे कि आप किसी यूनिवर्सिटी, मतलब इनको यूनिवर्सिटी का पूरा जो है इनको मिला हुआ होता है, लेकिन इनके पास अपना कैंपस या इतना मनी ये सारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन इनके पास टीचर की पूरी फैसिलिटी होती है। तो ये जैसे क्या होते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी के ही अंदर में अपना एक कैंपस ले लेते हैं, उनसे एक जगह ले लेते हैं, कैंपस के अंदर अंदर में ही एक छोटा सा रीजन इन्हें मिल जाता है, और वहां से ये अपने पूरे प्रोग्राम को क्या करते हैं, चलाते रहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको ये है इंटर्नशिटी का एग्जाम्पल के रूप में कि टीचर एजुकेशन के लिए जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वो उसके अंदर ही टीचर एजुकेशन के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया है। छोटा सा पार्ट है जो जहाँ पर सिर्फ टीचर एजुकेशन के दिया जाता है, और वो उसका अपना पूरा रूल रेगुलेशन सारी चीजें होती हैं। उसका बीएचयू से कोई मतलब नहीं है, वो अपना सारी चीजें करता है, लेकिन वो वहीं पे है, वहां पे प्रेजेंट है। और वो ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब चीजों के लिए अभी पूरा रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड सर्विसेज फॉर यूनिवर्सिटीज which are not able to invest heavily in infrastructure and other inputs to provide best skill sets, लेकिन उनके पास टीचर हैं
यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो के लिए पैसा नहीं है, लेकिन टीचर हैं, क्वालिटी को अच्छे जो मेंटेन करने के लिए जो टीचिंग की क्वालिटी होनी चाहिए वो ऐसे टीचर उनके पास अवेलेबल हैं, और प्रोवाइड लाइब्रेरी फैसिलिटी एज पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी उन्होंने अच्छे से डेवलप कर रखी है। कुछ जो है नॉर्म्स उससे आपको फुलफिल करना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी गया और यूनिवर्सिटी ओपन कर दिया, कुछ नॉर्म्स हैं उसे आप फुलफिल करते हैं तो आपको उसका यूनिवर्सिटी का आपको वहां पर मिल जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं और अवेलेबल हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। मेरी आवाज़ शायद मेरे ख्याल से जा रही होगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट काफ़ी अच्छा दिखा रहा है स्पीड। तो कभी कभी एकदम धीमा हो जा रहा है, तो वो हो सकता है, वो तो इंटोनेशन होती है ना बोलने की, कि कोई इंपॉर्टेंट बात है तो उसको थोड़ा सा जोर से बोला जाता है, कोई नॉर्मल पॉइंट होती तो आदमी थोड़ा धीरे से भी बोल के निकल जाता है। तो इसके लिए तो वो बोलने का तरीका होता है शायद। तो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं, और वो है इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग एजुकेशन। तो जो हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो हमारे ऑफरिंग कर रहे हैं एजुकेशन को, तो उसमें अब जैसे अभी जितना हमने पढ़ा वो रेगुलर मोड में इन जनरल आते हैं। अब जो है जो आपको डिस्टेंस लर्निंग दे रहे हैं, तो डिस्टेंस लर्निंग में उसे जो सिस्टम जो तैयार किया गया उसे क्या नाम है, ओडीएल सिस्टम, open and distance learning system is a system wherein teachers and learners need not necessarily be present either at the same place or same time। यानी कि एक ही जगह दोनों हों और उसके बाद फिर स्टडी चल रही हो और सारी चीजें हैं, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। आप लोग ने भी शायद कई कोर्सेज किए होंगे ओपन से डिस्टेंस से, तो वो सारी चीजें क्या है कि आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप घर बैठे बैठे सारी चीजें स्टडी कर सकते हो। आपको बस कुछ चीजें कुछ क्लासेस लेने के लिए आपको जाना होता है, और और सारी चीजें ओके। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही सेंड कीजिए, जिससे कि मैं भी आपके पढ़ता हूँ तो उससे मेरा भी ध्यान भटकता है। वहां पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो अगर रहता है तो मुझे फिर तुरंत उससे लिंक मैं कर पाता हूँ। लेकिन आप ऐसे मैसेज रहेंगे तो वहां पे क्या होता है कि मैं भी थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाता है माइंड। तो डाउट्स हों तो वहां पे टाइप करें। जो नेक्स्ट जो आता है हमारा जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इसके अंतर्गत क्या होता है हमारा कि जो रिगार्ड टू मॉडलिटीज एंड टाइमिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये सारी चीजें बिल्कुल मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। आप आराम से कहीं भी बैठ करके अपने घर में आराम से सारी चीजें स्टडी कर सकते हैं। और इनमें जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा जो हैं वो क्या क्या हैं, इंदिरा गांधी, फिर इंदिरा गांधी नेशनल जो कि आपको नेशनल लेवल पे है पूरा, और स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज, और आपका क्या है करस्पॉन्डेंस कोर्स इंस्टीट्यूट्स यानी सीसीआई। ऐसे कई इंस्टीट्यूट होते हैं जो आपको करस्पॉन्डेंस कोर्सेज करवाते हैं, जो कुछ कोर्सेज वो रखे रहते हैं जो करस्पॉन्डेंस में आप करते हो। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल हैं, और ये सारे लोग आपको ओपन और डिस्टेंस लर्निंग आपको देते हैं, और उसके हेल्प से आप अपने लर्निंग को, जैसे कि आपने बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स की इच्छा नहीं हो रही आपकी बहुत पढ़ने की, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि डिग्री और ये सारी चीज आपको मिल जाए, और या फिर आप जॉब कर रहे हो और आपके पास टाइम नहीं है कि आप रेगुलर जाकर कर सको, तो ये सारे ऐसे सभी लोगों का ध्यान में रखते हुए डिस्टेंस लर्निंग को स्टार्ट किया गया। लेकिन ये है कि चीजें जो है रेगुलर की वो ज्यादा परफेक्ट होती हैं इररेस्पेक्टिव डिस्टेंस की। तो क्योंकि जो एक इन्वायरमेंट मिलता है, एक पूरा जो सारी जो एक सिचुएशन होता है पढ़ाई का, वो रेगुलर में ज्यादा बेहतर मिल पाता है, तो हम उसमें ज्यादा अच्छा एक्सेल करते हैं और पढ़ाई होती है। नेक्स्ट जो है in conventional dual mode universities, this is becoming more and more significant for continuing education। तो डुअल मोड का हमने बात किया था कि जो डुअल मोड यूनिवर्सिटीज होते हैं कि जो आपको कुछ कोर्सेज जो हैं उनके यहाँ रेगुलर भी होती हैं, कुछ कोर्सेज उनके यहाँ क्या होती हैं आपको ओपन में भी होती हैं। तो आप जिस भी मोड में करना चाहें वो कोर्सेज वहां से कर सकते हैं।
तो उसे डुअल मोड यूनिवर्सिटीज कहा गया है। और ये काफी अच्छा है स्किल अपडेटिंग और इन सब चीजों के लिए। सर्विस पर्सनल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, रिलेवेंस टू लर्नर, लोकेटेड एट एजुकेशनल डिसएडवांटेज लोकेशंस, यानी कि अगर आप सही से जा नहीं सकते हैं और बहुत सारी समस्याएं आपको आ रही हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटीज के थ्रू ये सारी चीजें स्टडी कर सकते हो। तो विदाउट डिसॉल्यूशन ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ द इग्नू, द रेगुलेटरी पावर्स ऑन ओडीएल इज करेंटली वेस्टेड विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यानी कि इग्नू को सारा चीज पावर नहीं दिया गया, ये सारी चीजें जो चल रही हैं यूजी के अंतर्गत ही चल रही हैं। तो ये बात ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है इंदिरा गांधी में जो कुछ महत्वपूर्ण ओपन यूनिवर्सिटीज हैं। अब सबसे पहला ओपन यूनिवर्सिटी है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, और इसका नाम क्या है मेरे ख्याल से आप लोग को पता भी होगा, भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहला है, उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी जो है, अभी हम लोग इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को हम लोग देख रहे हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी, यह काफी ज्यादा, मतलब शुरू तो हुआ था काफी कम चीजों के साथ, लेकिन आज इंटरनेशनल लेवल पर काफी ज्यादा इसका क्या कहते हैं अपना एक पहचान है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीजों को कंडक्ट कर रहे हैं, एग्जाम को और सारी चीजें जो इग्नू के थ्रू। यानी कि ओपन में भी अगर आपने इग्नू से किया है तो उसका वैल्यू काफी होता है, अच्छा दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985 बाय एन एक्ट पार्लियामेंट विद द ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ, दो रिस्पांसिबिलिटी क्या है, रिस्पांसिबिलिटी दो, इनहैंसिंग एक्सेस एंड इक्विटी टू हायर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस से आप पढ़ो लेकिन उसमें एजुकेशन की क्वालिटी इनहैंस की जा सके। ऐसा ना हो कि आप बस किसी तरीके से पास कर रहे हैं और आपको डिग्री मिलते जा रही है। उसको अच्छे से आप जब इग्नू से देंगे तो आप देखेंगे कि इग्नू का जो पूरा एक क्राइटेरिया रहता है वो काफी वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। वो जो जिस तरीके से एग्जाम्स लेते हैं, जिस तरीके से वो आपको आप असाइनमेंट्स देते हैं, उसका वो काफी अच्छे से वहाँ पे एनालिसिस किया जाता है और सारी चीजें देखी जाती हैं। तो यानी आपको काफी अच्छे स्टैंडर्ड, अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के बाद ही इग्नू से आप अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। और इस तरीके से क्या होगा कि हमारे अंदर पढ़ने की जो एक होती है ललक, डिस्टेंस में भी वो बनी रहती है। तो ये सारी चीजें हैं। और जो प्रोमोटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड इन ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, ये इसका मुख्य दो उद्देश्य है। तो since then the IGNU has undergone rapid expansion and emerged as an international institution in the field of open and distance learning। तो ये काफी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है। इसी तरीके से कई स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज को भी बनाया गया है, और 13 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज हैं टोटल, और अप बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट ग्रांट्स। और ये इनको जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, इनको जो क्या कहते हैं आपको पूरा कि ये क्वालिफाइड है ये यूनिवर्सिटीज, तो इसके लिए जो है वह स्टेट ही इनको पूरी तरीके से क्वालिफिकेशन देती है। इनको जो एक मान्यता होती है वो स्टेट देती है। और आर सिंगल मोड इंस्टीट्यूशन विच मीन्स दे प्रोवाइड एजुकेशन ओनली इन द डिस्टेंस मोड। केवल ये डिस्टेंस मोड में ही, सिंगल मोड इंस्टीट्यूशन मतलब सिर्फ डिस्टेंस मोड में ही ये देंगे, उसके अलावा दूसरा ये ट्राई नहीं करेंगे, मतलब दूसरा ये नहीं चला सकते। तो दीज यूनिवर्सिटीज कैटर टू पीपल हु आर अनेबल टू परस्यू रेगुलर कोर्सेज। वही चीजें हैं सारी चीजें जो हमने इग्नू में देखा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि ये स्टेट के द्वारा इसका पूरा का पूरा जो है जो मिलता है इसे परमिशन और सारी चीजें वो स्टेट के माध्यम से, यानी स्टेट का इस पे पूरा कंट्रोल होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप समझ सकते हो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, डिस्टेंस लर्निंग बिगेन इन इंडिया टू ब्रिंग एजुकेशन टू दोज हु कुड नॉट एफोर्ड टू अटेंड रेगुलर क्लासेस इन कन्वेंशनल। तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप इसे पढ़ सकते हो और इसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि डिस्टेंस क्या है। ये मतलब ऑनलाइन लर्निंग होती है, ई लर्निंग भी हो सकती है, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग भी हो सकती है, इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग भी हो सकती है, वेब बेस्ड ट्रेनिंग भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे ओपन लर्निंग में, शुरुआत में बहुत कम चीजें थी लेकिन धीरे धीरे इसे काफी बेहतर बनाया जा रहा है और धीरे धीरे इसके अंतर्गत कई चीजें जो हैं वो प्रेजेंट हो रही हैं।
तो करस्पॉन्डेंस एजुकेशन जो है ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती है। इंडिपेंडेंट स्टडी का इसमें आपको मौका मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग, फ्लेक्सिबल लर्निंग, आप कहीं भी कर सकते हो स्टडी। ओपन लर्निंग, एंड नाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी का भी इसमें यूज किया जाने लगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो आप एक बार रीड कर लेना। इसके बाद है डिस्टेंस एजुकेशन इज लर्निंग थ्रू टेक्निकल मीडिया। टेक्निकल मीडिया के थ्रू अगर हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे ऑडियो मटेरियल, वीडियो मटेरियल, डिजिटल, तो वेयर देयर इज ए सेपरेशन और डिस्टेंस बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर, यानी कि जो एक पूरा सेपरेशन है ये सारी चीजें, मतलब हम आमने सामने तो नहीं बैठ करके कर पा रहे, लेकिन इनके माध्यम से उन चीजों को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। आपको मतलब एक जो अच्छा एजुकेशन है वो दिया जा सकता है डिस्टेंस के थ्रू भी, अगर आपके पास अच्छा वीडियो हो, टीचिंग का और सारी चीजें अवेलेबल हो तो डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम इन इंडिया कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो किन किन टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है? सबसे पहला ओपन यूनिवर्सिटीज। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भीमराव अंबेडकर। जो ओपन यूनिवर्सिटी है सबसे पहला, वो कौन सा यूनिवर्सिटी है? भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। और ओरिजिनली जो ये सेटअप अप टू ओनली ऑफर प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड। एग्जाम्पल ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया इंक्लूड द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। ये महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट है, सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी है वो यही है। उसके बाद यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, इस तरीके से कई ओपन यूनिवर्सिटीज हैं। वाज द हाँ, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटीज वाज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी टू सेट अप इन इंडिया इन 1982, यानी 1982 में सबसे पहले ये आया। नाउ वी हैव वन नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि इग्नू है, और 13 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से टोटल 14 ओपन यूनिवर्सिटीज हमारे साथ हैं जहाँ जो वर्क कर रहे हैं हमारे साथ। उसके बाद आता है ड्वेल मोड यूनिवर्सिटी। ड्वेल मोड यूनिवर्सिटी का हमने जो बात किया था वो क्या था कि जो ड्वेल मोड यूनिवर्सिटी होता है वो क्या होता है हमारा, ये वैसे यूनिवर्सिटीज होते हैं जो कि आपको एक साथ कॉरेस्पॉन्डेंस यानी डिस्टेंस में भी आप कर सकते हो और रेगुलर भी कर सकते हो, यानी एक ही आप सब्जेक्ट ले रहे हो, एक ही कोर्स कर रहे हो और उसको साथ साथ आप कुछ को टाइम जब तक आपको रेगुलर आप रह सकते थे आपने रेगुलर रह कर किया, और जब आप रेगुलर रहकर नहीं कर सकते हैं तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ ड्वेल मोड का नहीं, यहाँ पे ड्वेल मोड में तो वो ड्वेल मोड में मैंने सेकंड वाला मल्टी वाली बात बता दी। यहाँ ड्वेल मोड में क्या होता है कि जहाँ पे दोनों तरह के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, यानी कि वहां पर आपको कोई भी कोर्स अगर आपको करना है तो या तो आप उसको चाहे तो ओपन से भी कर सकते हैं, उसको चाहे तो आप रेगुलर से भी कर सकते हैं। तो ये आपका होता है ड्वेल मोड यूनिवर्सिटी, और इसमें आपको जो रेगुलर कैंपस में रह करके भी आपको अवेलेबल होता है एज वेल एज डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। लाइक द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहते हैं वो भी है, जैसे टीयू में है आपको अवेलेबल, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में अवेलेबल है। तो ये जो है कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज इन 1962। तो 1962 में ये सारी चीजें यहाँ पर क्या की गई, स्टार्ट की गई, और ये सारी चीजें कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स जो है टीयू जो इंट्रोड्यूस किया वो 1962 में ही स्टार्ट किया है। तो ये बातों का ध्यान रखेंगे थोड़ा थोड़ा, ये छोटी छोटी बातें कभी कभी पूछ दी जाती हैं तो इसका आप ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज बिगैन टू ऑफर वेरियस प्रोग्राम थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज। तो वही है कि कुछ कोर्सेज आपने कॉरेस्पॉन्डेंस में भी रख रखा है और कुछ कोर्सेज जो आप है सिर्फ रेगुलर दे रहे हो। तो अगर आप दोनों ही चीजें कर रहे हो तो आप ड्वेल मोड यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको रखना है ध्यान में। ड्वेल यूनिवर्सिटीज सर्व द एजुकेशन नीड्स ऑफ मोर देन 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स इन इंडिया। तो इन सारी चीजों को आप देख लेंगे, और एग्जाम्पल्स जो हैं अन्नामलई भी है, आचार्य नागार्जुना है, ICFI, बहुत सारे हैं ड्वेल मोड। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं जो आप ओपन से भी कर सकते हैं और रेगुलर से भी कर सकते हैं। इसके बाद जो अभी मैं बात करने लगा था वो एक्चुअली क्या था, मिक्स्ड मोड।
मिक्स्ड मोड यूनिवर्सिटी ये जो है काफी शानदार है, और यहाँ पर इन इंडिया मिक्स्ड मोड सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ही अभी अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट का शायद अभी अवेलेबल नहीं हुआ है। तो मुख्य इसका जो काम क्या होता है, इसका काम जो होता है कि आप एक ही कोर्स को अगर चाहो तो 1 साल आप रेगुलर रहते हुए कर लो और 2 साल आप ओपन से कर लो। यानी अगर आपको फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप जाइए और रेगुलर क्लास कीजिए, अगर आपको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप घर में रहते हुए स्टडी कीजिए। वहां पर आपको कोई भी समस्या नहीं है, आपको डिग्री जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। डिग्री जो है जो रेगुलर, अगर किसी ने 3 साल रेगुलर किया है और किसी ने आपने सिर्फ ओपन से ही किया है, तो भी दोनों की डिग्री एग्जैक्टली सेम होगी, उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं आएगा। कोई बात नहीं, जहां से भी आपने ज्वाइन किया बस साथ में हम लोग स्टडी करते हैं, बाद में आप देख लीजिएगा। इसमें ज्यादातर चीजें पढ़ने वाली समझने वाली कम चीजें हैं, तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा नोट्स का, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो है लर्नर रेगुलर कैंपस प्रोग्राम्स, डिस्टेंस एजुकेशन थ्रू ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक प्रिंटेड मटेरियल, कॉन्टेक्ट क्लासेस एंड नाउ द इंक्रीजली पॉपुलर टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑनलाइन डिग्रीज। तो इसमें जैसे MIT यूनिवर्सिटी हो गया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गया, तो आर एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड मोड यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पर फेस टू फेस सेशन भी आप जाकर कर सकते हैं। इट केम एज ए सरप्राइज इन सम यूनिवर्सिटीज व्हेन सम एनरोल्ड स्टूडेंट ऑन वन कैंपस डिसाइडेड टू टेक कोर्स ऑनलाइन, और आप अगर चाहें तो ऑनलाइन भी क्लासेस कर सकते हैं, तो इन प्रेफरेंस टू अटेंडिंग क्लासेस ऑन कैंपस। तो ये सारी चीजें क्या है कि यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से हैं कि आप घर में बैठे, ऑनलाइन फैसिलिटी चूंकि अवेलेबल हो चुकी है आजकल, तो घर बैठे आप ऑनलाइन सारी चीजों को, वहाँ पे जो भी वीडियो अवेलेबल कराए जा रहे हैं वहाँ ऑनलाइन आप उनसे पढ़ते जाइए और आप अपने कोर्स को उस तरीके से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिक्स मोड यूनिवर्सिटीज ये स्टूडेंट को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है कि आप बहुत ही आराम से अपने किसी भी कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि ये जो हमने बात किया था कि जो सबसे पहला ओपन यूनिवर्सिटी है वो कौन सा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। और इससे पहले जो किसकी नामों से पहले जाना गया है, जैसे तेलंगाना पहले नाम से जाना जाता था तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी, और उसके भी पहले इसे आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी के भी नाम से जाना गया। और इसके इज ए पब्लिक यूनिवर्सिटी और इन द सिटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना इंडिया। तो संख्या कितनी है वो देखनी पड़ेगी, एक्चुअली मिक्स्ड मोड की संख्या ज्यादा भी, एक बार मैं सर्च करके आपको बता देता हूँ। बात बाकी मिक्स्ड मोड इस तरीके से वो नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा भी जा सकता है तो टोटल स्टेट यूनिवर्सिटीज कितनी है, टोटल आपको जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट का जो सेंट्रल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। डोएल कितनी है, ये कितनी है, ये सारी चीजें शायद कम ही पूछी जाएंगी क्योंकि वो एग्जैक्ट उसका ये पता नहीं होता है एग्जैक्टली, क्योंकि कभी जैसे आज है 2-3 बार किसी ने स्टार्ट करवा लिया, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी आती हैं। तो बाद बाकी मैं नेट पे सर्च करके देखूंगा कि प्रेजेंट में कितनी है वैसे यूनिवर्सिटीज और उसका कोई एग्जैक्ट डाटा अवेलेबल है या नहीं है, तो वो सारी चीजें करके मैं आपको बता दूंगा। और कहाँ से कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी चीजें, क्योंकि आपको कुछ चीजें जो हैं बराबर चेंज होती हैं, जैसे नंबर ऑफ इवन ओपन यूनिवर्सिटी की संख्या तो अभी कांस्टेंट है, लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी संख्या बहुत बार चेंज हुई है। तो क्योंकि नए नए बनते हैं तो वो आपको अप टू डेट होना पड़ता है, एक ही संख्या आपको हमेशा काम नहीं आएगी। तो इट वाज इनागुरेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इसे इनागुरेट किया गया है। और इट अडॉप्ट्स अ फ्लेक्सिबल अप्रोच टू एलिजिबिलिटी, एज ऑफ एंट्री, चॉइसेस ऑफ कोर्स। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी कि आप एज कितना भी हो आप कर सकते हैं कोर्स, जैसा कई यूनिवर्सिटीज में होता है कि एज रिस्ट्रिक्शन होता है, चॉइस आपको रहता है कि आप ये नहीं ले सकते वो नहीं ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें हैं कि यहाँ पर बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है रेगुलर के रेस्पेक्ट में।
और आप आराम से अपनी पूरी स्टडी को कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में। अभी 4/8/2020 ये इम्पोर्टेंट है, अभी यानी कि अभी बहुत ही हालिया जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग स्टेट यूनिवर्सिटीज 412 हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज जो है 124 हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो 53 हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 361 है जो कि अभी इंडिया में रन कर रहा है, टोटल यानी 950। और ये चेंज होते रहती हैं तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वैसे ये तो अभी बहुत अभी का डाटा है तो इसमें कम ही चांस है कि चेंज होगा, तो ये बात का ध्यान आप रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन जिस पर हमने चर्चा की थी 53 अभी 4/8 के अकॉर्डिंग है। अब 4/8 के बाद अगर एक आध और स्टार्ट हो गया होगा तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये इसलिए मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो डेट है। और इसमें चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं और कौन से हमारे जो साइट होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें अगर हम लोग जाएं, देखने की कोशिश करें, तो जैसे अगर आपको फाइंड करना है कि कौन से कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, और ये आप इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से डाटा मिले। तो जैसे यूनिवर्सिटीज इन इंडिया मैं टाइप करता हूँ, यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, तो यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया में अब इस पे जो सबसे जेन्युइन जो रिसोर्स है वो कौन सा है सोर्स, वो विकिपीडिया के ऊपर नहीं, आप उसमें कहाँ पर जाएंगे, यूजीसी ये वाली, और यहाँ पर आप जा करके अगर सर्च करते हो तो यहाँ पर आपको पूरा स्टेट यूनिवर्सिटीज आ जाएंगे। ये टोटल इतने सारे हैं और हर एक स्टेट में कितने हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और अगर कंसोलिडेटेड लिस्ट आप देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करते ही ये पूरा का पूरा आपके सामने चार्ट आ जाएगा। तो अगर आप इसमें देखना चाहें यहाँ पे शायद होगा कितना है टोटल, 411 12, तो इसमें तो अभी 412 को ही दिया हुआ है और शायद न्यूली कुछ हुए होंगे तो अभी इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं आप इसमें, लेकिन जो हैं अभी आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं और क्या क्या है, क्योंकि ये यूजीसी का जो है मेन वो ये यूजीसी का है, तो यूजीसी अपने वाले पे ही ज्यादा फोकस करता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ से देख सकते हैं। और इवन आप यहाँ देख सकते हो कि फेक यूनिवर्सिटीज कौन कौन है। तो अगर आप कहीं भी अगर एडमिशन ले रहे हो तो आप जांच कर सकते हो यहाँ से कि आपका यूनिवर्सिटी कहीं फेक यूनिवर्सिटीज में तो नहीं है, या फिर आपका यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कौन कौन से हैं, डीम्ड में कौन कौन से हैं। तो ये सारी बहुत हमारे लिए अच्छी एक साइट है जिस पे आप सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो और जान सकते हो कि किसकी संख्या कितनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जिसके थ्रू आप जान सकते हो। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट फिर से अपने इसके ऊपर सर करते हैं। सर हाँ ये हेलो। पूछना है, गवर्नमेंट को पता है कि ये फेक है फिर भी वो क्यों चल रही है? फेक यूनिवर्सिटीज का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली वो यूनिवर्सिटीज ज्ञान दे रही है लेकिन उसका जो डिग्री का है उसका कोई वैल्यू नहीं है। यानी आप ज्ञान देने का तो अधिकार किसी से छीना नहीं गया है ना, ज्ञान कोई भी दे सकता है। अभी मैं भी आपको बैठ कर पढ़ा रहा हूँ तो इसे गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ अब मैं अगर आपको कुछ सर्टिफिकेट साथ में देता हूँ तो उसका वैल्यू जो होगा वो कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो आप? जो अगर आप कहीं नौकरी करने जाते हो ये तो अगर आप मैंने मेरे द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को शो करोगे तो वहां पे उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो गवर्नमेंट कई चीजों को अब इसमें गलत तरीके से ये उन्होंने कह रखा है कि हाँ ये इसका वैल्यू है, ये सारी चीजें अगर नॉर्म्स उन्होंने बना रखा है तो उसके ऊपर केस किया जा सकता है, उसके बाद गवर्नमेंट एक्शन लेगी। तो गवर्नमेंट अब क्या होता है कि अभी इंडिया के तो कंडीशन आपको पता ही है कि कई चीजें जो हैं वो अलग अलग तरीके से गलत तरीके से लोग उसे बनाए हुए हैं, तो उसमें भी हम क्या कह सकते हैं।
आपको किसी के फेक पे है तो आप केस कीजिए, उसके बाद फिर केस चलेगी, उसके बाद फिर चीजें आगे चेंज होंगी, हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे सामने एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशंस, कौन कौन सी एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से वर्क करती है, इन सभी के बारे में अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हो गया एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कि जो सबसे जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि यूनिवर्सिटी को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। जैसे कि देश को चलाने के लिए एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी तरीके से यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी को सही तरीके से चलाया जा सके और काम अच्छे सुचारू रूप से पूरा काम हो सके। तो इसमें जो कॉलेज एम्प्लॉयज हो गए हैं या यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हो गए हैं, ये सारे लोग इसके अंतर्गत आते हैं, और उनका जो पोजीशन होता है डिफरेंट डिफरेंट, उसकी हेल्प से हम जान सकते हैं कि कौन हाईएस्ट पोजीशन पे है, कौन लोएस्ट पे है, किनका क्या वर्क है, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो इनका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है, चांसलर इज ए लीडर ऑफ ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी, यूजुअली इधर द एग्जीक्यूटिव और सेरेमोनियल हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी और ऑफ ए यूनिवर्सिटी कैंपस विद इन ए यूनिवर्सिटी सिस्टम। तो जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे हेड होता है, वो चांसलर कहलाता है। अब यहाँ पे यही जो मैंने आपको बात कहा, इन मोस्ट कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ किसे कहा गया है, वैसे नेशंस जो कि पहले कभी मतलब अंग्रेजों के अधिकार में रहे हों, द चांसलर, वो वैसे ही नेशंस को कॉमनवेल्थ कहा जाता है। तो द चांसलर इज यूजुअली अ सेरिमोनियल नॉन रेसिडेंट हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो जो चांसलर होते हैं, ये यूजुअली सेरिमोनियल नॉन रेसिडेंट हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी होते हैं, जो कि वहाँ नहीं रहते हैं। इन सच इंस्टीट्यूशन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनिवर्सिटी इज द वाइस चांसलर। एक्चुअली में जो वहाँ के हेड होते हैं वो कौन होते हैं, वाइस चांसलर। अच्छा, इसे और भी थोड़ा क्लियर किया गया है, यहाँ पे जो चांसलर होते भी हैं वो एक्चुअली कैंपस में नहीं रहते हैं, और जो आपको वाइस चांसलर होते हैं जो सारी चीजों को देखते हैं, जो सारा एग्जीक्यूशन करते हैं, वो आपके कैंपस में रहते हैं। तो इस हिसाब से देव संस्कृत विश्वविद्यालय का जो है आप समझ सकते हैं। मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज था शायद, तो ठीक है, यहाँ से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। who may carry an additional title such as president and vice chancellor। तो वही क्या हो गया हमारे प्रेसिडेंट एंड वाइस चांसलर, एंड चांसलर में सर्व एज चेयरमैन एज द गवर्निंग बॉडी। तो चांसलर उसके क्या हो गए, चेयरमैन हो गए गवर्निंग बॉडी के, लेकिन वो क्या होते हैं कि रेसिडेंट नहीं होते, नॉन रेसिडेंट होते हैं, यूनिवर्सिटी में रेसिडेंट नहीं होते हैं, और ये वाइस चांसलर होते हैं वो रेसिडेंट होते हैं। तो बहुत बढ़िया है, सही है। चेयरमैन हु मे बी नोन एज प्रो चांसलर, और जो वाइस चांसलर के नीचे वर्क करते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, प्रो चांसलर। तो अगर किसी समय वाइस चांसलर वर्क नहीं अवेलेबल है तो प्रो चांसलर आपको उनके जगह पे वर्क करते हैं, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। तो ये बहुत सही तरीके से यहाँ पर है, आप समझ सकते हैं। और जो यहाँ पर डीन की बात भी की जाती है कई कई कॉलेज में और इन जगहों पे आपको जैसे मेरे जो मैं साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में एक पढ़ता था, तो वो दिल्ली में थी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है वो। तो उसमें वो डीन का वहाँ पे बात होती थी। डीन कौन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक आर्ट्स का फील्ड है, तो आर्ट्स का अगर फील्ड है तो उस फील्ड में क्या होता है, जैसे कि आपका इंग्लिश लिटरेचर भी आ सकता है या फ्रेंच लैंग्वेज भी आ सकता है, तो कई ब्रांचेज उसके हो सकते हैं आर्ट में। तो हर एक ब्रांच का ये जो पूरे आर्ट का जो हेड होगा वो क्या कहलाएंगे, डीन। अगर पूरे आर्ट फैकल्टी के जो हेड हैं वो डीन कहलाएंगे। और हर एक जो डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी है आर्ट के अंदर, जो डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी, इंग्लिश लिटरेचर की, फ्रेंच लिटरेचर की और अदर अदर लिटरेचर की, तो इसके हेड को हम लोग क्या कहते हैं, एचओडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो एचओडी और डीन में क्या अंतर है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे आर्ट फैकल्टी के या पूरे साइंस फैकल्टी के जो हेड हैं उन्हें डीन कहा जाएगा। और उसके अंदर जैसे साइंस में मैथ भी आ जाता है, केमिस्ट्री भी आ जाता है, और इंग्लिश नहीं सॉरी फिजिक्स आ जाता है, तो ये बायो आ जाता है। तो ये सारी चीजें को जो हेड होंगे उन्हें
उन ब्रांच के हेड को एचओडी कहा जाएगा, और पूरे साइंस के जो हेड होंगे उन्हें डीन कहा जाएगा। और स्कूल में अगर बात करें हाई स्कूल में, तो डीन सबसे हेड जो होते हैं उन्हें डीन कहा जाता है स्कूल लेवल पे अगर बात की जाए। जैसे आपने कोई मूवी एक आई थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, हाँ जैसे मोहब्बतें एक मूवी थी, उसमें जो मूवी था उसमें डीन था, वो अमिताभ बच्चन क्या था, डीन। तो डीन उसमें क्या, स्कूल लेवल पे जो सबसे हेड होता है उसे कहीं कहीं डीन भी कहा जाता है। जैसे आपको प्रिंसिपल है या फिर वहां पे कहीं पे डीन के भी नाम से उन्हें जाना जाता है। तो ये सारी चीजें, हाँ ओके, डीन के रूप में, ओके। तो बढ़िया है, अभी आपको समझ में भी और आ गया होगा चीजें। तो ये सारी चीजें हैं, और यहाँ पर अभी हमारा टाइम भी अ, शायद 2-4 मिनट और हम लोग करेंगे, और उसके बाद फिर आज का यहाँ पे समाप्त करेंगे 10:15 में। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो स्पेसिफिक एरिया है, जो डीन का जो सारी चीजें चलती हैं, तो डीन यूनिवर्सिटी लेवल पे किस तरीके से होते हैं वो आपको समझ में आ गया। और हाई स्कूल या मिडिल स्कूल के लेवल पे अगर इनकी बातें हम करें तो वो कैसे होती हैं वो भी आप समझ चुके होंगे। तो ये हमारे डीन का बात होता है। इसके बाद आती है एकेडमिक काउंसिल। तो चलिए यहाँ से हम लोग कल से देखते हैं, और आज हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। डीन के अंदर पीएचडी हो सकती है, वो डिपेंड करती है कि अगर वो क्लासेस ले रहे हैं और वो पीएचडी मतलब एज ए टीचर भी वहाँ अपॉइंटेड हैं, तो वो फिर आपको करेंगे। अगर वो टीचर के रूप में या प्रोफेसर के रूप में वहाँ पे अपॉइंटेड नहीं है, मतलब वो प्रोफेसर के रूप में कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं और वो अपने अंदर पीएचडी नहीं मतलब अगर नहीं कर रहे हैं तो पीएचडी नहीं देंगे, और अगर वो कर रहे हैं तो वो देंगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो डिपेंड करता है एंड हर जगह के डीन के ऊपर। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में एक साल हमारे डीन के अंदर कुछ लोगों ने किया था पीएचडी, उसके बाद फिर उन्होंने अगले साल नहीं लिया किसी को। उन्होंने बोला मेरा वर्क काफी ज्यादा हाई है, ज्यादा हो गया, तो मैं नहीं इस बार लूंगा। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। करने का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये, और यहाँ पर ही फिर हम लोग समाप्त करते हैं। और कोई क्वेश्चन हो, किसी तरह का क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।